हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। तो भागवती जी कहते हैं कि जब जठर में अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां, इनका विकास होगा। तो कभी भी कुछ ना खाएं। ये पद्धति भारत की नहीं है, ये यूरोप की है। यूरोप में डॉक्टर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, कभी भी खाते रहो। हमारे यहां ये नहीं है। तो आपको दोनों का अंतर समझाना चाहता हूं। भागवती जी कहते हैं कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उससे जब आपके पेट में अग्नि की प्रबलता हो, जठर अग्नि की प्रबलता हो। भागवत जी ने इस पे बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अग्नि कौन से समय सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो वो कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय होने से लगभग 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र होती है। तो भागवत जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा भोजन करें। वो तो एक जगह यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो 9:30 बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायब। वो ये कहते हैं कि सुबह 9:30 बजे तक अगर आपने भरपेट भोजन किया है तो इसमें से जो कुछ भी बनेगा वो एक एक बूंद, एक एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है 7 से 9:30, सूर्योदय से 2.5 घंटे तक। तो आप भरपेट खाना खाइए। हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी। जितना खाते हैं ज्यादा भी खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के नाश्ते में भरपेट खाइए। फिर वो कहते हैं दोपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्ते से। अब सीधे से मैं कहता हूं, अगर आप सवेरे 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 ले लीजिए और शाम को 2 ले। आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको एक वाक्य में कहता हूं, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ। आपकी जीभ स्वाद के लिए मचल रही है, रसगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ, रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ, जलेबी खानी है तो सुबह खाओ, इमरती खानी है तो सुबह खाओ। अगर आपको आलू का पराठा खाना है या गोभी का पराठा खाना है, जो भोजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, ये पहला सूत्र। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं। ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि भागवत ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में। विषम, विषम माने विष के जैसा। वारी, वारी माने पानी। भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए। मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए? कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है। एक स्थान है उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ली। अब क्या होगा? अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती है। इसलिए भागवत जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए।
ऐसे कभी भी पानी ना पिए, गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूंट पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर ऐसे पानी पिया। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ठीक है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वाम स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषा पान की बात वो करते हैं। उषा पान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि उषा पान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात है, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये तो घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चलेंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है, और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। ठीक है। ये जो चूना है ना, ये दिमाग की भी और शरीर की भी, दोनों की ग्रोथ कराता है। मन मस्तिष्क सबका इससे बढ़त होती। और चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब के लिए जो बहुत कमजोर है, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देती है, ऐसे बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर।
गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ के पानी में मिला के पिए, गुड़ है पानी में मिलाए और उसमें चूना मिला के पिए। मात्रा उतनी ही लेनी, गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। गेहूं के दाने के बराबर चूना खाइए, गर्म पानी में मिला के या ताजा दही में, नहीं तो दाल में। गेहूं के दाने के बराबर चूना आधा कप दही में मिला के रोज खा सकते हैं, दाल में खा सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं। बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें। जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो चूना ना खाएं। जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं। जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। आप अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं इस उम्र में भी, तो उसका सबसे सरल उपाय है दही और केला खाइए साथ में, चना और गुड़ खाइए साथ में, और मूंगफली के दाने और गुड़ खाइए। ये 3 चीजें आपकी डाइट में शामिल करिए, आपका वजन 4 से 5 महीने में 1 किलो बढ़ जाएगा नियमित रूप से। और ज्यादा बढ़ाना है तो 2-3 साल यही खाते रहिए। जिनको शरीर में शक्ति की कमी लगती है, शक्ति की कमी लगती है, ताकत कम है, शक्ति कम है, उनके लिए अंजीर बहुत फायदे की है। लेकिन जिनको पहले से ही ताकत है वो ना खाएं। चेंदारू क्या होता है? एप्रिकॉट। हाँ, एप्रिकॉट आपके लिए ठीक है, आप खा सकते हैं एप्रिकॉट। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वेट नहीं बढ़ता, काजू ही है जो वजन बढ़ाता है, बाकी कोई भी सूखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता। हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी। बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है। माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार। तो वो कहता है जो कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर 2 केले खा लेता हूं। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूं, खाने के लिए थोड़ी करता हूं। खाता तो केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं। और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड़ के साथ, तो वो कहते हैं ये पोषक है। एक शब्द है रेचक और एक है पोषक। पोषक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या विटामिन के चाहिए, या कोई विटामिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो शरीर को अगर पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला। फिर दूसरा है हरडे, और तीसरा है बहेड़ा, और तीनों मिला के बनता है त्रिफला। ये जो त्रिफला है ना, भागवत जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं, इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र हैं, 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर।
त्रिफला को इसके साथ खाओ, त्रिफला को उसके साथ खाओ, त्रिफला को ऐसे खाओ, त्रिफला को 120 से ज्यादा सूत्र है अकेले त्रिफला पर। और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फल आंवला, फिर बहेड़ा, फिर हरडे, ये सबसे दुनिया में अद्भुत चीज है। लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए। ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं, करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मात्रा ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं कि हर बहेड़ा आंवला तीनों बराबर मात्रा में मिला के त्रिफला बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये उतना उपयोगी नहीं है, और हमने करके भी देखा। वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है 1, 2, 3 के अनुपात में। पहला है हरडे 1 अनुपात, दूसरा है बहेड़ा 2 अनुपात, और तीसरा है आंवला 3 अनुपात। अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 ग्राम, बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आंवला लेना 300 ग्राम। तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चूर्ण तैयार करेंगे वो कहते हैं ये अद्भुत है, वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है, तीनों का। अब वात पित्त कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए। कैसे लाएं? त्रिफला लेने के 2 नियम बताए उन्होंने, एक रात को और एक सवेरे। सवेरे का नियम उनका यह है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड़ के साथ, नहीं तो शहद के साथ, गुड़ या शहद। वैसे ही आप तय कर लीजिए, जैन है तो गुड़, अजैन है तो शहद। तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड़ या शहद के साथ, रात का त्रिफला खाएं तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। त्रिफला तो एक ही है ना, सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे हैं, रात को भी। लेकिन बागवती जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के। रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये त्रिफला रेचक है। रेचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल, रेचक माने पेट को साफ करने वाला, बड़ी आंत की सफाई करने वाला, शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला जो व्यक्ति, वो रेचक। तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूध के साथ या गर्म पानी के साथ तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे ज्यादा करेगा कि आपकी कब्जियत मिटा देगा। कितनी भी पुरानी कब्जियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा रात को। और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड़ के साथ, तो वो कहते हैं ये पोषक है। एक शब्द है रेचक और एक है पोषक। पोषक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या विटामिन के चाहिए, या कोई विटामिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो शरीर को अगर पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना। गलतफहमी हो गई है कि मांस खाने से ताकत आती है, बिल्कुल नहीं आती। हमारे देश का एक पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। अभी थोड़े दिन कुश्ती में उसने दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान को पटक दिया, और जिस पहलवान को पटका वो मांस खाता है, और ये सुशील कुमार संपूर्ण शाकाहारी है। ये सुशील कुमार का भी इंटरव्यू आया टीवी पे, मैंने देखा। उसको पूछा गया कि तुम गए थे कुश्ती लड़ने रूस में, वहां तो ठंड बहुत पड़ती है, तो खाना क्या खाया? उसने कहा मेरी अम्मा से बनवा के ले गया था शाकाहारी खाना, वो ही खाया, दूध पिया और शाकाहारी खाना खाया, और दुनिया के सबसे मजबूत पहलवान को पटक दिया उसने। और अब सुशील कुमार विश्व चैंपियन है पूरी दुनिया में कुश्ती के पहलवानों। और ऐसे बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जो एकदम शुद्ध शाकाहारी थे। तो आप ये गलतफहमी निकाल दो कि मांस खाने से ताकत आती है। अगर मांस में ताकत होती तो रूस का पहलवान जीतना चाहिए, क्योंकि वो मांस खाता है। सुशील कुमार हारना चाहिए क्योंकि वो तो शाकाहारी है, लेकिन सुशील कुमार जीता और मांस खाने वाला पहलवान हारा। मांस में कोई ताकत नहीं है, बल्कि मांस शरीर की ताकत को खत्म करता है। मत खाना ये मांस, छोड़ देना। भगवान ने ये शरीर बनाया है दाल चावल रोटी सब्जी सलाद फल आदि आदि खाने के लिए।
और मांस खाने की हमें क्या जरूरत है जब हमारे पास खाने पीने के लिए इतना कुछ है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां दाल पैदा नहीं होती, जहां सब्जियां पैदा नहीं होती, जहां अन्न पैदा नहीं होता, वहां के लोग मांस खाएं तो समझ में आता है। भारत में तो सब तरह का अन्न पैदा होता है, सब तरह की दाल पैदा होती है, सब तरह की सब्जियां हैं और सब तरह का हमारे पास हर चीज भगवान ने दे रखी है। मांस खाने की जरूरत नहीं। और कई गांव के लोगों को ये भी गलतफहमी हो गई है, अंडा खाने से ताकत आती है। अंडे से ज्यादा ताकत चने में। जो लोग रोज अंडा खाते हैं ना वो छोड़ दें, कुछ फायदा नहीं है उसमें, बल्कि अंडा और ज्यादा बीमार करता है। क्योंकि अंडा जिस मुर्गी से आया, अगर वो मुर्गी में थोड़ी भी तकलीफ है तो आपको तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? चना खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, मूंग की दाल खाओ, उड़द की दाल खाओ, चने की दाल खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, ये सब ताकत देने वाली चीज है। केला खाओ, केले में जितनी ताकत है किसी में नहीं। तो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल। वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते। और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते। सोचो कितना पैसा खर्च करते फालतू में। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना। खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो।